Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. So रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का हम यूनिट नंबर 5 कवर करने वाले हैं इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस पब्लिकेशन मिसकंडक्ट। देखो फर्स्ट टॉपिक है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एथिकल इश्यूज। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में एथिकल इश्यूज आ सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल साइंस की बात करो, इन्वायरमेंटल साइंस की बात करो, कंप्यूटर साइंस की बात करो, आईटी की बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो, बायोमेडिकल रिसर्च की बात करो, हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरह के एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस में कल्चरल सेंसिटिविटी का इशू, एनवायरमेंटल साइंस में इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं उसका इशू। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें डेटा प्राइवेसी या एल्गोरिदम बाइसेस का इशू। वैसे ही इंजीनियरिंग में एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का इशू। बायोमेडिकल रिसर्च में अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो तो आप उनका इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हो नहीं ले रही, ये सब चीजें। सो इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन करने हैं। सो बेसिकली आप पीएचडी में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स में मेंशन करके आ सकते हो एंड हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एथिकल इश्यूज आ सकते हैं वो सारे मेंशन करके आ सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एफएफपी, दैट इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म। तो ये आपने लास्ट यूनिट में कवर कर लिया, तो यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ऑथरशिप आपका एक टॉपिक है, एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टॉपिक है। ऑथरशिप मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द रिसर्च, कि जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है रिसर्च को उनको एक्नॉलेज करना हमारा क्या है, ऑथरशिप है। ज्यादातर ये आईसीएमजेई गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होता है। आईसीएमजेई क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स। ठीक है, तो ऑथरशिप का प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, ऑर्डर में होने चाहिए, इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंड अगर ऑथर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है इनको वो डिस्प्यूट क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है मैंने 4 टाइप्स बताए थे। टाइप्स लिख के आ सकते हो, एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कैसे आप मैनेज करोगे एंड कैसे क्या इंप्लीकेशन होंगी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, ये 4 हेडिंग्स बना सकते हो। टाइप्स क्या थी, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड इंटेलेक्चुअल। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अपने आप बना सकते हो। मैनेज कैसे किया जा सकता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बाय डिस्क्लोजर, बाय मिटिगेशन एंड बाय ट्रांसपेरेंसी। एंड अगर कन्फ्लिक्ट होता है ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट इरोड होता है, रिलायबिलिटी कम होगी, डिसीजन मेकिंग में बायसनेस आएगी, तो ये सारे आप इंप्लीकेशंस लिख के आ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंप्लेंट्स एंड अपील्स। क्या टॉपिक है, कंप्लेंट्स एंड अपील्स। तो अगर आपको कंप्लेंट्स एंड अपील्स आता है, यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ कंप्लेंट्स एंड अपील्स। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आउटकम्स क्या होती हैं कंप्लेंट्स एंड अपील्स की, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लेंट्स एंड अपील्स। आप ये सारे टॉपिक्स मेंशन करके आ सकते हो। अब कंप्लेंट्स एंड अपील्स जब होती हैं तो उनके प्रिंसिपल्स हैं कि फेयरनेस तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए एंड टाइमली इनका रेजोल्यूशन होना चाहिए। आउटकम्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन होती है, रेजोल्यूशन होता है एंड अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होता वो आगे अपील देता है एंड देन अपील का डिसीजन आता है। रिपोर्टिंग में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड फाइनल कम्युनिकेशन में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब कंप्लेंट्स क्या है एंड अपील्स क्या है, इनका हम मीनिंग देखते हैं। कंप्लेंट्स एंड अपील्स होता क्या है। सो कंप्लेंट्स का मतलब है आप कंसर्न रेज कर रहे हो फॉर एनी ग्रीवियंसेस या वायलेशन। तो ज्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं दैट इज इन रिटन एंड विद ऑल द डिटेल्स। सो अपील्स क्या है, ऑन द अदर हैंड अपील्स मतलब जो भी ग्राउंड ऑफ अपील है उसकी बेसिस पे आप इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड को रिक्वेस्ट डालते हो कि डिसीजन को चैनलाइज कर रहे हैं या किसी भी चीज को चैलेंज कर रहे हैं। सो इसमें इम्पार्शियलिटी होती है क्योंकि जब भी हम इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड के पास जाते हैं तो इम्पार्शियलिटी रहने के चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। सो अपील का मतलब है बेसिकली आप चैलेंज कर रहे हो कोई डिसीजन, आउटकम या सैंक्शन फ्रॉम एनी इन्वेस्टिगेशन या एक्शन। कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको चैलेंज कर रहे हो, उसके डिसीजन को चैलेंज कर रहे हो, उसके आउटकम को चैलेंज कर रहे हो, उसके सैंक्शंस को चैलेंज कर रहे हो या एक्शंस को चैलेंज कर रहे हो, दैट इज एन अपील। सो कंप्लेंट मतलब जस्ट रेजिंग कंसर्न फॉर द ग्रीवियंसेस और वायलेशन एंड अपील्स मतलब चैलेंजिंग डिसीजंस या आउटकम्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, राइट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉड फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको नेम याद करने पड़ेंगे, बट आप मैंने यहाँ पे 2-3 नेम्स यूज करे हैं। सो इन केस यू वांट यू कैन लर्न दिस नेम्स। फॉर एग्जांपल डॉक्टर राम शंकर उपाध्याय हैं जो कि एम्स के फॉर्मर प्रोफेसर थे। उनको कैंसर रिसर्च में उन्होंने बहुत सारे डेटा फैब्रिकेट किया था तो इसके लिए गिल्टी पाया गया था। देन B.F. हेज थे, वाइस चांसलर ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी, उनके भी पेपर्स बहुत सारे रिट्रैक्ट कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा ऐसे फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन किया था। ऐसे ही जॉन डार्सी हैं यूएसए से, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्चर थे, इन्होंने कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में काम किया था। इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को फैब्रिकेट किया था एंड फेडरल रिसर्च फंडिंग इन्होंने ली थी। सो ये 3 हैं जो फ्रॉड जिन्होंने किया था। फॉर एग्जाम्पल रामशंकर उपाध्याय, B.M. हेज एंड जॉन डार्सी फॉर द एग्जाम्पल्स, अगर आपको एग्जाम्पल्स आ जाता है इन केस। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक।
दैट इज आईपीआर क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईपीआर. सो आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो लीगल राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं क्रिएशन ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट के लिए. अभी आईपीआर दिया क्यों जाता है? ताकि आप अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको उसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाए. सो आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है अगर आपके पास आईपीआर है, टू मेक, यूज एंड सेल दीज थिंग्स एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, रिप्रोड्यूस, डिस्प्ले एंड परफॉर्म दीज थिंग्स. सो आईपीआर के बहुत सारे टाइप्स हैं. टाइप्स आप 6 याद रख लेना फिलहाल के लिए. पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर. पेटेंट यूजुअली 20 ईयर्स के लिए मिलता है फॉर मशीन, कंपोजिशन और एनी इंप्रूवमेंट देयर ऑफ. कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप, म्यूजिक एक्सेट्रा इसके लिए मिलता है. ट्रेडमार्क सिंबल, नेम और डिजाइन किसी का भी हो सकता है. ट्रेड सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस एंड बिजनेस मेथड का हो सकता है. इंडस्ट्रियल डिजाइन विजुअल अपीयरेंस डिजाइन होता है. ठीक है. जीआई क्या है? जीआई मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज या रेपुटेशन है उस चीज में, इस वजह से वो चीज है. फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2005 में. ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ. अब आईपीआर आपको टर्म क्लियर होगी, आईपीआर की टाइप्स क्लियर होगी. टाइप्स हमने 6 पढ़े: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन. अब हम पढ़ेंगे आईपीआर की इंपॉर्टेंस क्या है. What is the importance of IPR? What are the benefits of IPR? What are the challenges of IPR? And what is the enforcement behind the IPR? ठीक है. आईपीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इनोवेशन इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं. वैसे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा, इनोवेशन रहती है, फैसिलिटेट कंपटीशन करता है, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करता है. चैलेंजेस क्या है? आईपीआर थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, कॉस्ट भी बहुत सारी एसोसिएटेड होती है. एंड कोई चीज का आईपीआर सपोज एक स्पेसिफिक रीजन में है तो आपको ग्लोबल आईपीआर के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो ग्लोबली अलग चीजें देखनी पड़ती है, रीजन टू रीजन देखना पड़ता है. सबसे बड़ा चैलेंज है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट का. आप इनोवेटर को तो इंसेंटिवाइज करोगे बट कोई चीज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में ना लग जाए. सो बैलेंस ऑफ द राइट्स ऑफ बोथ, इनोवेटर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना एंड पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, इसका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आईपीआर. अगर आप आईपीआर को ऐसे कोई वायलेशन करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, लिटिगेशन हो सकती है, रेमेडीज आपको करनी पड़ सकती हैं एंड कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन के साथ आपको काम करना चाहिए. सो आईपीआर अगर आपको आता है, यू हैव टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ आईपीआर, टाइप्स ऑफ आईपीआर, आईपीआर की इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड एनफोर्समेंट. यू हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट इज पेटेंटेबल इन्वेंशंस क्या होती हैं एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस क्या होती हैं. पेटेंटेबल इन्वेंशंस वो वाली इन्वेंशंस होती हैं जिनमें कुछ नया होता है, न्यू या नोवेलिटी होती है एंड कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई नई फार्मास्यूटिकल इन्वेंशन आई है तो दैट इज अ पेटेंटेबल इन्वेंशन एंड इसका लिमिटेड पीरियड होता है, यूजुअली 20 ईयर्स. उसके बाद आप मतलब इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो एंड यू कैन टेक द लाइसेंसिंग फॉर द पेटेंट. ऐसे जो नॉन पेटेंटेबल है कि कोई न्यू चीज नहीं होती, कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा ही सब्सटेंस ढूंढ दिया जो नेचुरली अकरिंग था तो आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग चीज थी. सो पेटेंटेबल एंड नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन आपको क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीसीटी एंड वीपो. सबसे पहले आपको दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. पीसीटी इज पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी एंड वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. PCT is Patent Cooperation Treaty and WIPO is World Intellectual Property Organization. PCT स्टैब्लिश हुई थी 1970 में, इसको फाइनलाइज किया गया था वॉशिंगटन डीसी में एंड इन्फोर्स हुई थी 1978 में. ऐसे जो WIPO कन्वेंशन है दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 14 जुलाई 1967, इसके थ्रू हुई थी एंड ऑपरेशनल हुई 1970 में. अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी. तो इसने क्या किया, जो पूरा इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग का कंसेप्ट था उसको सिंप्लीफाई किया एंड सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग कर दी पेटेंट्स की. तो इससे जो पेटेंट फाइलिंग है ग्लोबल लेवल पे वो इजी हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया. अब वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ना कि पेटेंट्स, पेटेंट डिजाइन एवरीथिंग, पेटेंट डिजाइन कॉपीराइट सारी चीजें कवर होंगी. इसने आईपी लॉज को हार्मोनाइज किया, इसने सिर्फ पेटेंट को हार्मोनाइज किया, इसने आईपी लॉज को हार्मोनाइज किया. एंड जो वीपो है वो एक स्पेशल एजेंसी है, यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है. तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रजिस्ट्रेशन से लेके सारी सर्विसेज. एंड इन केस कोई दिक्कत आती है, कोई जो प्राइस वगैरह सब कुछ होता है वो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और रेजोल्यूशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है. सो वीपो और पीसीटी क्लियर हुआ. एस्टैब्लिशमेंट क्लियर रखना, इसकी 1970 में हुई थी एंड ये ऑपरेशनल ही हो गया था वीपो तो 1970 में. ये एनफोर्स 1978 में हुआ था. जो वीपो था दैट वाज फाइनलाइज्ड इन वॉशिंगटन डीसी एंड वीपो कन्फेक्शन हुआ था 14 जुलाई 1967. अब एक 3 प्रोसीजर्स हैं छोटे से जो हमें पता होने चाहिए, दैट इज प्रोसीजर्स. पेटेंट फाइलिंग का क्या प्रोसीजर है, कॉपीराइट फाइलिंग का क्या प्रोसीजर है एंड डिजाइन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है. डिजाइन हम कभी फाइल नहीं करते, डिजाइन हम रजिस्टर कराते हैं. सो आपको ये टर्म का ध्यान रखना, हम डिजाइन रजिस्ट्रेशन यूज करेंगे. तो सबसे पहले पेटेंट फाइलिंग देखते हैं. आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है.
देन उसके बाद सर्च करना है कि आपकी चीज़ एक्चुअल में नॉवल है या नहीं। तो आप इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ अपनी एप्लीकेशन फाइल करोगे, वो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी एंड 18 मंथ्स आपकी फाइलिंग के बाद उस चीज़ को पब्लिश करा देगी, अगर कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता एंड आपकी चीज़ अप्रूव हो जाती है। सो आपको पेटेंट ग्रांट हो जाएगा 20 ईयर्स के लिए, आप उसके बाद उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो। ऐसे ही कॉपीराइट फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको कॉपीराइट क्रिएट करना पड़ेगा, देन कॉपीराइट ऑफिस ऑफ इंडिया होता है, वहाँ पे आप फाइल करोगे, देन वो एग्जामिन करेंगे, देन आपको कॉपीराइट इशू कर देंगे एंड जो आपको कॉपीराइट है दैट शैल बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। पेटेंट 20 ईयर्स के लिए होता है, कॉपीराइट लाइफ टाइम फॉर प्लस 60 ईयर्स। अब अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, देन उसकी नॉवेलिटी चेक करनी है, देन एक डिज़ाइन विंग होती है इंडियन पेटेंट ऑफिस की, उनके साथ फाइल करना है, देन वो एग्जामिन एंड पब्लिक रिव्यू करवाएंगे, देन आपको ग्रांट कर देंगे, डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एंड दैट वुड लास्ट फॉर 15 ईयर्स। तो पेटेंट 20 ईयर्स, कॉपीराइट लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स एंड डिज़ाइन 50 ईयर्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेटेंट लाइसेंसिंग। पेटेंट लाइसेंसिंग क्या होता है? पेटेंट लाइसेंसिंग का मतलब है आप ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो जो पोटेंशियल हैं, तो आपने उनके साथ नेगोशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्टी, ड्यूरेशन वगैरह, एंड उनके साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया जो दोनों पार्टीज ने, लाइसेंसी और लाइसेंसर ने साइन कर दिया एंड लीगल बाइंडिंग होगी दोनों के ऊपर। तो आप अब कंप्लायंस देखोगे कि क्या लाइसेंसी कंप्लायंस कर रहा है, अगर वो ब्रीच करता है तो आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। सो अपने पेटेंट को लाइसेंस करा लिया विद थर्ड पार्टी अब उसको यूज करिए, आपको बदले में क्या मिल रही है? रॉयल्टी मिल रही है एंड यू हैव क्लियर्ड ऑल द टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। नेक्स्ट हमारा है कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे? यू विल डू द मार्केट रिसर्च एंड देन आपकी 4 पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की चारों स्ट्रैटेजीज बनाओगे। देन आप अगर आपकी नीड्स को डिमांड करने के लिए नई जो आपकी वो है पेटेंट है उसको डेवलप और रीडिफाइन भी कर सकते हो, देन आप लॉन्च खुद भी लॉन्च कर सकते हो या फिर लाइसेंसिंग भी कर सकते हो टू द थर्ड पार्टी, देन यू कैन मॉनिटर एंड फीडबैक, चेक द फीडबैक। ठीक है, इसके बाद हमारे छोटे से 2-3 टॉपिक्स रह गए, दैट इज कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, देन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में हमें जानना है, उसके बाद यूज ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स, देन टर्निटी एंड उरुकुंड क्या होता है, अदर ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर्स क्या है, प्लेगरिज्म के कॉजेज क्या है, मेयर्स क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये सारे। देन ऑथरशिप के इश्यूज एंड नॉर्म्स क्या है, देन एथिकल कमेटी कंसिडरेशंस क्या है। सो ये सारे टॉपिक्स अभी हम कवर करेंगे। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया है बाय द लॉ कि गवर्नमेंट डायरेक्टली थर्ड पार्टी को लाइसेंस दे देगी टू प्रोड्यूस और यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेटेंट होल्डर होता है वो अपने राइट्स का मिसयूज करता है। सो पब्लिक इंटरेस्ट और राइट ऑफ द पेटेंट होल्डर को बैलेंस आउट करने के लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कंसेप्ट आया। ठीक है, अब ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग ये नहीं कि हर एक कंडीशन में गवर्नमेंट के पास एक्सेस है कि वो थर्ड पार्टी को लाइसेंस ग्रांट कर देगी। अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस मेट होती हैं तभी गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज पब्लिक हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है, कोई वो खुद काम ही नहीं कर रहे, फेलियर टू वर्क, उनको टाइम दिया था इस टाइम पीरियड तक आपको इस चीज पे काम करना है, वो काम ही नहीं कर रहा जो ऑनर है। पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर कर रहा है, मार्केट को मोनोपलाइज करने की कोशिश कर रहा है। सो इन कंडीशन में कंपल्सरी लाइसेंसिंग होगी। तो अब आप पूछोगे कि क्या इससे पेटेंट होल्डर को नुकसान होगा? नहीं, क्योंकि पेटेंट होल्डर को कंपेंसेशन तो गवर्नमेंट देगी। दैट कंपेंसेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन एंड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस भी हैं बाय द ट्रिप्स। व्हाट इज ट्रिप्स? ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब अगर आपको इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको 10 हेडिंग्स बना के आनी है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसकी अमेंडमेंट्स कैसे हुई, अब पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, टर्म्स क्या है पेटेंट्स की, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में, इंडियन पेटेंट ऑफिस के बारे में, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स के बारे में, इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में, कंपल्सरी डिस्क्लोजर के बारे में एंड इन्फ्रिंजमेंट एंड एनफोर्समेंट के बारे में। हेडिंग्स लर्न कर लेना, अंदर वाला तो आपको आता ही होगा। सो इंट्रोडक्शन कब हुई? इन एक्ट हुआ 1970 में, क्योंकि पुराना एक एक्ट था ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग, पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911, उसको रिप्लेस किया इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में। इसकी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई चेंजेस को ध्यान में रखते हुए 1999 में, 2002 में, 2005 में एंड 2016 में। इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या बताया गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप हो एंड जिसकी कोई एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेंशन, प्रोसेस या मेथड या प्रोडक्ट, उसको पेटेंट कराया जा सकता है। इसकी टर्म है 20 ईयर्स। कंपल्सरी लाइसेंसिंग की प्रोविजन ये एक्ट प्रोवाइड करता है। इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ जाके आप अपने पेटेंट को एग्जामिन करा के उसको ग्रांट करा सकते हो, और आपको एनुअल बेसिस पे स्टेटमेंट देनी पड़ती है इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ कि आपकी जो पेटेंट है वो वर्किंग है, कितने वर्किंग है, कितना आपने उस पर काम किया। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्स अंडर WTO, वो भी लॉ को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। एंड इसमें कंपल्सरी डिस्क्लोजर है कि आपको बेस्ट मेथड बताना पड़ेगा उनको कि इस इन्वेंशन को परफॉर्म करने का बेस्ट मेथड क्या है।
एंड अगर कोई इन्फ्रिंज करता है आपके पेटेंट को या उसके लिए इन्फोर्समेंट है, तो बहुत सारी सिविल रेमेडीज भी हैं, बहुत सारी क्रिमिनल रेमेडीज भी हैं फॉर द अनऑथोराइज्ड यूज। सो अगर आपको इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 आता है, यू हैव टू मेंशन द इंट्रोडक्शन, अमेंडमेंट, सब्जेक्ट मैटर, टर्म्स, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, IPO, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कंपल्सरी डिस्क्लोजर एंड इन्फ्रिंजमेंट एंड एनफोर्समेंट। क्लियर हुआ? अब प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स कौन कौन यूज करते हैं? अकेडमिक्स, कॉर्पोरेट्स, ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, लीगल सेक्टर एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री, सारे प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट दो थे, टर्निटिन एंड उरुकुंड। जो टर्निटिन है वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्यादा यूज करते हैं, उरुकुंड एजुकेशनल वाले भी यूज करते हैं, पब्लिशिंग वाले भी यूज करते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर ओपन एक्सेस नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, एंड जो इनका वास्ट डाटाबेस है उनके अगेंस्ट ये चेक करते हैं कि आपकी कितनी सिमिलैरिटी रिपोर्ट्स है। टर्निटिन एंड उरुकुंड LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, एंड दे आर वेरी यूजर फ्रेंडली एंड प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट एंड ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करते हैं। बट ये दोनों पेड हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसके अलावा बहुत सारे ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेगरिज्म से आप लर्न कर सकते हो, प्लेगरिज्म हंट, प्लेगरिज्म डिटेक्शन, प्लेगरिज्म चेकर एंड प्लेगरिज्म चेकर X। तो जो प्लेगरिज्म हंट है उसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी चेक कर सकते हो। प्लेगरिज्म डिटेक्शन वाइपर का एक सॉफ्टवेयर है, एंड चेकर जो चेकर वाला है वो स्मॉल SEO टूल्स का है। उसके अलावा और कौन से ओपन एक्सेस हैं? JPLAG, डुबली चेकर, मॉस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, दैट इज मेजर ऑफ सॉफ्ट सिमिलैरिटी, सॉफ्टवेयर सिमिलैरिटी, तो ये चेक करते हैं। सो पेड वाले क्या हो गए? टर्निटिन एंड उरुकुंड जो कि ओपन एक्सेस नहीं है। ओपन सोर्स में है प्लेगरिज्म हंट, डिटेक्टर, चेकर X, JPLAG, डुप्लीकेटर एंड मॉस। ये एक रिवीजन वीडियो है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी चैनल पे, बट दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, दैट्स वाई हम इतनी फास्ट विट से कर रहे हैं। सो प्लेगरिज्म के बहुत सारे कॉजेज हैं एंड मेजर्स हैं। कॉजेज में क्या हो सकते हैं प्लेगरिज्म के कॉजेज? आपके पास प्रेशर है पब्लिश कराने का, फियर है, लैक ऑफ अनसर्टेनिटी, इजी एक्सेस, लो कॉन्फिडेंस, इन सब की वजह से प्लेगरिज्म लोग करते हैं। मेयर क्या है? उनको एजुकेट करो, इनकरेज करो, ट्रेन करो, कोलैबोरेट करो, लीड बाय एग्जांपल, एंड यू कैन यूज वेरियस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट द प्लेगरिज्म, एंड यू कैन गिव वेटेज टू द क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। अब जो ऑथरशिप है, ऑथरशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूटर के, जिसने कंट्रीब्यूटर किया है उसको ही ऑथरशिप मिलनी चाहिए, ऑर्डर में ही होने चाहिए। गोस्ट एंड गेस्ट ऑथरशिप का कंसेप्ट चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मेंशन करना चाहिए। प्रॉपर क्लियर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बीच में कंसेंसस होना चाहिए कि इसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इसने नहीं किया। एंड अगर कोई ऑथरशिप क्राइटेरिया मीट नहीं करता उसको फिर भी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, ऑथरशिप बेशक स्टेटस ना मिले बट एक्नॉलेजमेंट मिले। एंड सारी एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान रखना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथरशिप्स। फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज एथिकल कमेटी कंसिडरेशंस। अगर हम एथिकल कमेटी की बात करते हैं तो एथिकल कमेटी कंसिडरेशंस में एथिकल कमेटी का रोल कहाँ पे आता है? उन सारे केसेस में अगर हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बायोमेडिकल, क्लिनिकल, बिहेवियरल, या फिर हम कंफ्लिक्ट जोन में रिसर्च कर रहे हैं, वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं, जेनेटिक के साथ इन्वॉल्व हैं, इन्वायरमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, सो इन सारे केसेस में एथिकल कमेटी की कंसिडरेशंस आ ही जाती हैं। बट जब हम एथिकल कमेटी की बात करते हैं तो हमें उनकी कंपोजिशन का ध्यान रखना है कि हम डाइवर्स एक्सपर्टीज वाले लोग ले रहे हैं। अगर उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया जा रहा है, वो सारे रूल्स को कंप्लाई कर रहा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहा है, जो भी डेटा है वो सारा वो कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड रिव्यू प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं, एंड अगर वो वल्नरेबल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं उसको वो मेंशन आउट करें, एंड प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इस यूनिट के। इन केस यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद ऑल द अमेजिंग कंटेंट।